नमस्ते, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे हाथ लगी है एक फाइल जिसका नाम है रैफिनस सैटिवस पीडीएफ। रैफिनस सैटिवस सुनने में काफी साइंटिफिक लगता है ना? पर ये असल में हमारी जानी पहचानी मूली ही है, वो भी काली वाली। और आज हम इसी साधारण सी दिखने वाली मूली के कुछ बहुत ही असाधारण गुणों पर बात करने वाले हैं। सोर्स के हिसाब से ये होम्योपैथी में एक बहुत ही खास और कहूँ तो तकलीफदेह समस्या का हल है। बिल्कुल। और आज का हमारा मकसद भी यही समझना है कि ये दवा आखिर करती क्या है, वो कौन सी एक बड़ी निशानी है जो इसे पेट की गैस से जुड़ी दर्जनों दूसरी दवाओं से बिल्कुल अलग खड़ा कर देती है। यही सबसे दिलचस्प बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल तो मेरे दिमाग में यही आता है कि भाई पेट में गैस तो सबको होती है, इसमें इतना खास क्या हो सकता है? सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब है कि ये दवा गैस के लिए नहीं, ये फंसी हुई गैस के लिए है। फंसी हुई गैस? जी, सोर्स में इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है इनकार्सरेटेड फ्लैचुलस। इनकार्सरेटेड, इसका मतलब तो जैसे कैद होना होता है। बिल्कुल। सोचिए, गैस आपके पेट में कैदी बन गई है, उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। बाप रे, कैदी! ये तो सुनने में ही काफी इंटेंस लग रहा है। मतलब ना तो वो ऊपर से डकार के जरिए निकल पा रही है और ना ही नीचे की तरफ से पास हो रही है। तो वो बस अंदर ही अंदर, बस अंदर ही अंदर आंतों में फंसी हुई है, घूम रही है और जबरदस्त तकलीफ पैदा कर रही है। यही वो पहला और सबसे बड़ा सुराग है जो हमें रैफिनस की तरफ इशारा करता है। और सोर्स में जहां तक मैंने पढ़ा, एक बहुत ही खास स्थिति का जिक्र है जहां ये बहुत काम आती है। हाँ, और वो बहुत ही प्रैक्टिकल सिचुएशन है, पेट की किसी सर्जरी के बाद। अच्छा, पोस्ट ऑपरेटिव केयर में ये तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ऑपरेशन के बाद अक्सर मरीज ये शिकायत करते हैं कि पेट बहुत फूल गया है और गैस पास ही नहीं हो रही। एग्जैक्टली क्योंकि सर्जरी के बाद ना अक्सर आंतों की जो अपनी मूवमेंट होती है, जिसे पेरिस्टॉल्सिस कहते हैं, वो धीमी पड़ जाती है। तो ऐसे में ग्लास अंदर बनती तो है पर फंसती चली जाती है। सोर्स इसके लक्षणों को बहुत साफ साफ बताता है। पेट किसी ड्रम की तरह तन जाता है, एकदम सख्त। और छूने पर दर्द होता होगा? बहुत तेज दर्द। छूना तो दूर, मरीज को हिलने डुलने में भी तकलीफ होती है। ये एक ऐसी बेबसी वाली हालत है जहां मरीज को कहीं से कोई आराम नहीं मिल रहा होता। ठीक है, तो पहला और सबसे मजबूत सुराग है फंसी हुई गैस, खासकर सर्जरी के बाद। अब ये देखते हैं कि ये जो कैदी है, ये शरीर में और क्या क्या उथल पुथल मचाता है। जब गैस इस तरह फंसी हो तो क्या इसका असर सिर्फ पेट तक ही रहता है या? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं से तस्वीर और बड़ी होने लगती है। सोचिए, जब आंतों में इतना दबाव है तो उसका असर आसपास के अंगों पर भी तो पड़ेगा। सही बात है। सोर्स इसी से जोड़कर लिवर और स्प्लीन, यानी तिल्ली में, हाँ, तिल्ली में दर्द और चुभन का जिक्र करता है। ओह, मतलब ये एक चेन रिएक्शन जैसा हो गया। पेट में प्रॉब्लम शुरू हुई और उसने आसपास के अंगों को भी अपनी चपेट में ले लिया। और मैंने सोर्स में यूरिन से जुड़े कुछ लक्षणों के बारे में भी पढ़ा था जो काफी अजीब लग रहे थे। बिल्कुल। सोर्स कहता है कि पेशाब टर्बिड यानी गंदला या धुंधला हो सकता है और उसमें खमीर जैसा तलछट, जिसे सोर्स में यीस्ट लाइक सेडिमेंट कहा गया है, वो बैठ सकता है। और बार बार पेशाब जाने की इच्छा भी होती है? जी, ये सब दिखाता है कि शरीर का जो पूरा निचला हिस्सा है ना, वो एक तरह के प्रेशर और जलन की स्थिति में है। और ये सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित नहीं है ना? सोर्स में महिलाओं से जुड़े कुछ लक्षणों का भी जिक्र है। हाँ, और वो भी काफी खास हैं। सोर्स में नर्वस इरिटेशन ऑफ जेनिटल्स यानी जननांगों में एक तरह की, कह सकते हैं, तंत्रिका संबंधी बेचैनी या जलन का जिक्र है। अच्छा। इसके अलावा मासिक धर्म का बहुत ज्यादा होना और योनि से बड़े थक्कों में बलगम का निकलना भी इसके लक्षणों में शामिल किया गया है। ये सब मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं कि परेशानी सिर्फ पाचन तंत्र तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे पेल्विक एरिया को प्रभावित कर रही है। इसी में एक और लक्षण का जिक्र है जो सुनने में बहुत ही अजीब है। मतलब गर्भाशय से गले तक एक गर्म गोले के चढ़ने जैसा एहसास। सच कहूं तो ये सुनने में इतना अनोखा है कि कोई इसे शायद दिमागी वहम मानकर नजरअंदाजी कर दे। आपका सवाल बहुत वाजिब है। और देखिए, यही होम्योपैथी की खासियत है। इस तरह के अजीब, अनोखे और व्यक्तिगत एहसास, जिन्हें हम स्ट्रेंज, रेयर एंड पेक्यूलियर सिम्टम्स कहते हैं, अच्छा, वही दवा चुनने में सबसे ज्यादा मदद करते हैं। ये कोई असली फिजिकल गोला नहीं है जो ऊपर चढ़ रहा है। ये मरीज का एक सब्जेक्टिव अनुभव है, एक सेंसेशन है। ये हमें बताता है कि शरीर में नर्वस सिस्टम किस तरह से प्रभावित हो रहा है। मतलब ये एक जरूरी सुराग है, वहम नहीं।
बिल्कुल। जब कोई मरीज ऐसा कोई खास लक्षण बताता है ना, तो ये डॉक्टर के लिए एक लाल झंडे की तरह होता है, जो सीधे सीधे एक खास दवा की तरफ इशारा करता है। समझ गया। तो ये तो हुई शारीरिक लक्षणों की बात। लेकिन जब शरीर में इतनी उथल-पुथल मची हो, इतना दर्द हो, तो जाहिर है दिमाग कैसे शांत रह सकता है? इसका मानसिक स्थिति पर क्या असर होता है? सोर्स इस माइंड बॉडी कनेक्शन को बहुत साफ तौर पर दिखाता है। शारीरिक तकलीफ के साथ साथ मरीज का जो मूड है वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। सोर्स में हिस्टेरिकल शब्द का इस्तेमाल हुआ है। एक मिनट, हिस्टेरिकल, ये शब्द तो आजकल थोड़ा विवादास्पद माना जाता है। क्या सोर्स में इसका कोई खास मतलब है, या हम इसे आज की भाषा में बहुत ज्यादा भावुक या एंग्शियस समझ सकते हैं? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये पुराने टेक्स्ट की भाषा है। आज के दौर में हम इसे एक्सट्रीम इमोशनल डिस्ट्रेस या अनकंट्रोल्ड इमोशनल आउटबर्स्ट्स कहेंगे। मतलब मरीज अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता। वो दर्द और बेचैनी उसे इस हद तक परेशान कर देती है कि वो छोटी छोटी बात पर फट पड़ता है। और दिमाग की स्पष्टता, मतलब मेंटल क्लैरिटी पे क्या असर होता है? पाचन की इस गड़बड़ी के दौरान दिमाग में एक तरह का धुंधलापन छा जाता है। सोर्स ने इसे डलनेस कहा है, और आज हम इसे बहुत कॉमनली ब्रेन फॉग कहते हैं। ब्रेन फॉग, हाँ, ये शब्द तो मैंने सुना है। मरीज को सोचने समझने में, ध्यान लगाने में मुश्किल होती है। ये हमें साफ दिखाता है कि हमारा पेट और हमारा दिमाग कितने गहरे जुड़े हुए हैं, जिसे गट ब्रेन एक्सिस भी कहते हैं। जब पेट में ट्रैफिक जाम लगा हो तो उसका असर दिमाग के हाईवे पर भी तो पड़ेगा। अरे वाह! तो मतलब अगर अगली बार किसी को पेट में गैस हो तो पहला सवाल ये नहीं होना चाहिए कि क्या खाया था, बल्कि ये होना चाहिए कि भाई गैस जा कहाँ रही है? हाँ, बिल्कुल। इसने तो मेरा पूरा नजरिया ही बदल दिया। अब हम इस पड़ताल के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आ गए। जब भी पेट में गैस या ब्लोटिंग की बात होती है ना, तो 2-3 दवाओं के नाम सबसे पहले दिमाग में आते हैं, कार्बोवेज और लाइकोपोडियम। हमेशा। तो सोर्स रेफिनेस की तुलना इनसे कैसे करता है? और यही मैं कहूंगी इस पूरी बातचीत का सार है। ये वो जानकारी है जो एक दवा को दूसरे से बिल्कुल अलग कर देती है। देखिए, सोर्स में इंदौर प्रैक्टिस का जिक्र है, जो शायद किसी खास क्लिनिकल स्कूल या अनुभवी डॉक्टरों के समूह के अनुभव की तरफ इशारा कर रहा है। अच्छा, तो ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है? नहीं, ये जमीनी अनुभव से निकली बात है। तो क्या है वो गोल्डन रूल जो इन तीनों को अलग करता है? वो रूल है गैस का डायरेक्शन या उसका व्यवहार। डायरेक्शन? हाँ, इसे ऐसे समझिए। नंबर 1, कार्बोवेज। इसमें भी पेट फूलता है, खास तौर पर पेट का ऊपरी हिस्सा, लेकिन यहाँ गैस ऊपर की ओर निकलती है। मतलब डकारें आती हैं? जोरदार डकारें, और हर डकार के साथ मरीज को जबरदस्त आराम मिलता है। उसे लगता है कि बस एक और डकार आ जाए तो जान में जान आ जाए। ठीक है, तो कार्बोवेज में एग्जिट रॉक ऊपर की तरफ है, और लाइकोपोडियम? नंबर 2, लाइकोपोडियम या लाइकोपोडियम। यहाँ भी पेट फूलता है, खास तौर पर शाम 4 से 8 बजे के बीच, और पेट का निचला हिस्सा ज्यादा प्रभावित होता है। लेकिन यहाँ गैस नीचे की ओर पास होने से आराम मिलता है। और अब आता है हमारा आज का हीरो, या कहूं विलन, रेफिनेस। बिल्कुल। नंबर 3, रेफिनेस। यहाँ कोई एग्जिट राउट नहीं है, ना ऊपर ना नीचे। गैस कायद है? इट्स अ लॉकडाउन। यही वो निर्णायक लक्षण है जो एक डॉक्टर को हजारों लक्षणों की भीड़ में से रेफिनेस को पहचानने में मदद करता है। गैस है पर निकल नहीं रही। ये तो कमाल की बात है। मतलब एक ही शिकायत, पेट में गैस है, के लिए 3 बिल्कुल अलग अलग दवाएं हो सकती हैं। जी। और फैसला इस बात पर होता है कि गैस का मूड कैसा है, ऊपर जाने का, नीचे जाने का, या कहीं न जाने का। बिल्कुल, ये लक्षणों की जासूसी करने जैसा ही है। और यही होम्योपैथी की खूबसूरती है। ये बीमारी का नहीं, मरीज का इलाज करती है। सही बात है। गैस तो बस एक शब्द है, लेकिन उसका शरीर में व्यवहार कैसा है, वही तो असली कहानी बताता है। सोर्स में दवा की पोटेंसी का भी जिक्र है, 3री से 30वीं पोटेंसी तक। आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब होता है? देखिए, इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि जो निचली पोटेंसी होती है, जैसे 3x या 6c, वो ज्यादातर शारीरिक स्तर पर काम करती हैं, एकदम ठोस लक्षणों पर, जैसे पेट का फूलना, दर्द होना। ठीक है। और जैसे जैसे हम 30c जैसी ऊंची पोटेंसी पर जाते हैं, उसका असर और गहरा होता जाता है। मतलब वो मानसिक और भावनात्मक लक्षणों जैसे चिड़चिड़ापन या ब्रेन फॉग पर भी काम करने लगती है। तो डॉक्टर मरीज की पूरी तस्वीर देखकर फैसला करते हैं कि कौन सी पोटेंसी सबसे सही रहेगी। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, ये समझना जरूरी था। अब एक आखिरी सवाल,
क्या कोई खास चीजें हैं जो इस तकलीफ को बढ़ाती हैं और क्या कुछ करने से आराम मिलता है? हाँ, सोर्स 2 चीजें साफ साफ बताता है जिनसे तकलीफ बढ़ती है। पहली है खाने के बाद। मरीज को खाना खाते ही पेट में भारीपन और गैस का फंसना महसूस होने लगता है। और दूसरी है लेटने पर। लेटने से भी गैस की हरकत जैसे रुक सी जाती है और दबाव और ज्यादा महसूस होता है। और आराम के बारे में सोर्स में बेटर या एमेलियोरेशन वाले सेक्शन में तो कुछ लिखा नहीं है। आपने सही देखा, सोर्स में सीधे तौर पर कुछ नहीं लिखा है, जो अपने आप में खास बात हो सकती है। शायद ये बताने के लिए कि इस स्थिति में आसानी से आराम मिलता ही नहीं है। अच्छा। लेकिन क्लिनिकल अनुभव के आधार पर, यानी डॉक्टरों के अपने तजुर्बे के हिसाब से, चलने फिरने से फंसी हुई गैस को निकलने में अक्सर मदद मिलती है। जब मरीज थोड़ा चलता फिरता है तो आंतों में कुछ गति आती है और उस ट्रैफिक जाम को खुलने में मदद मिल सकती है। तो आज की इस गहरी पड़ताल को अगर हम समेटें तो राफिनस सेटाइवस उस भयानक स्थिति की दवा है जहां गैस पेट में कैदी बन जाती है। बिल्कुल। खासकर पेट की सर्जरी के बाद ये बहुत काम आती है। पेट ड्रम की तरह सख्त और फूला हुआ होता है और इसकी सबसे बड़ी पहचान इसका डीएनए यही है कि गैस न ऊपर से निकलती है न नीचे से। एकदम सही कहा आपने। ये कार्बोवेज ऊपर निकलने वाली गैस और लाइकोपोडियम नीचे निकलने वाली गैस के बीच का नो मैन्स लैंड है। ये दवा हमें सिखाती है कि होम्योपैथी में लक्षणों की बारीकियों का कितना ज्यादा महत्व है। सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि क्या हो रहा है, ये जानना ज्यादा जरूरी है कि कैसे हो रहा है। ये वाकई एक गहरी समझ है। अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। सोर्स में उस अजीब लक्षण का जिक्र था, गर्भाशय से गले तक उठती हुई एक गर्म गेंद जैसा एहसास। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हमारे शरीर की जो शारीरिक संवेदनाएं हैं और हमारे जो भावनात्मक या तंत्रिका संबंधी तनाव हैं, वो आपस में कितने गहरे जुड़े हो सकते हैं। मतलब जिसे हम सिर्फ एक फिजिकल सेंसेशन समझ रहे हैं, क्या वो सिर्फ एक शारीरिक घटना है या वो हमारे किसी अनकहे मानसिक तनाव, किसी डर या चिंता का शारीरिक रूप है जिसे हमारा शरीर शब्दों के बजाय सेंसेशंस के जरिए बयां करने की कोशिश कर रहा है। इस पर सोचिएगा जरूर।